मीडिया के आज हमारे चुनावी दंगल के अंदर आप सब हमारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो आज हम आपको चुनावी दंगल के अंदर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आज ये लोकतंत्र का जो पर्व मनाया गया था, उसके आज परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान हमारे हरियाणा से शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे मिलवाना चाहूंगा मेरे साथी जयकार जी हंस मेरे साथ हैं। नमस्कार सभी को। और जैसा कि मुकेश जी ने बोला, आज हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है। आज हमें अगले 5 साल के लिए एक सरकार मिलेगी जो हमारे देश का प्रतिनिधि करेगी। तो आज उनकी जो काउंटिंग है शुरू हो चुकी है, शुरुआती रुझान भी आ रहे हैं। और जैसा कि अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, 2 बार के हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर इस वक्त करनाल सीट से 3300 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो अभी की सबसे हॉट न्यूज है ये। क्या कारण रहे होंगे? क्या लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, या क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी के पीछे होने पे? फैक्टर बहुत है। देखिए, जनता हर चीज से खुश भी नहीं होती, और कुछ कहते हैं कि विपक्ष से कोई भी नाराज नहीं होता, क्योंकि नाराजगी जो होती है उसमें हमेशा सत्ता पक्ष से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, उसके कुछ जो हर्जाने हैं भुगतने तो पड़ेंगे, सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे। और कुछ नीतियां सरकार की ऐसी रही जिसके दौरान आपने अभी कुछ चंद दिन पहले देखा होगा कि अब आपका सफर, जो कि अब छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और आपका सफर महंगा हो चुका है कल से ही। आज रात 12 बजे से ही हमारे जो टोल प्लाजा है वो सबका रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। तो ये क्या परिमाण आने शुरू हो गए हैं कि ये परिणाम आने शुरू हो चुके हैं? ये क्योंकि अगर हम बीजेपी का सफर देखें हरियाणा के अंदर, पिछली बार क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। लोकसभा की बात करें और विधानसभा में 40 सीटों के साथ सबसे मजबूत पार्टी निकलकर सामने आई थी। और जैसे ये पिछले 6 महीने पहले मनोहर लाल जी को सीएम से हटाना, नायब सैनी को बनाना, क्या इसके पीछे क्या रणनीति रही होगी बीजेपी की? क्या उनको पहले से ही पता लग गया था कि हाँ, वी हैव टू चेंज द सिस्टम? क्या लगता है आपको? मैं इससे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूँ कि रोहतक से हमारे दीपेंद्र जी हुड्डा वो आगे चल रहे हैं। उसमें बढ़त बनाए हुए हैं। रोहतक से 11,700 वोटों से वो दीपेंद्र जी हुड्डा हमारे हैं जो है वो आगे चल रहे हैं। और क्या रोहतक में जाट वर्सेस नॉन जाट की वोटिंग हुई है? ऐसा आप मान सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एरियाज के अंदर होता है कि ये चीजें चलती है, ये फैक्टर चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कि आज हमारी भारत की जो जनता है, हमारे जो देश की जनता है, हमारे हरियाणा की जो जनता है, वो बहुत समझदार हो चुकी है। वो इन चीजों से, इन मुद्दों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। वो इन चीजों को नहीं सोचती कि आज के दिन भी इन मुद्दों को लेकर कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं। हम ये नहीं सोचते कि 10 से 15% आप मानकर चलें कि लोग ये बातें सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आने वाले समय में हर व्यक्ति एक अच्छी छवि के इंसान को चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इस लोकतंत्र का मजा है। लोग जातिवाद को ना देखते हुए कैंडिडेट को देखें, वो हमारी आवाज संसद में कितने जोरों शोरों से उठाएगा। तो लेकिन फिर भी हरियाणा की जो राजनीति है कहीं ना कहीं कास्टिज्म में काफी हद तक अंदर तक घुसी हुई है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से। एरिया के अकॉर्डिंग देखो जी, फर्क तो पड़ता ही है। और बीजेपी ने ये कार्य किया भी है, राम मंदिर बनवाया। बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने राम के नाम का बहुत सहारा लिया। जैसे कि हमारे लोगों को सुनते हैं, बिल्कुल हमारे जो सूत्र हैं वो भी हमें जानकारी देते हैं कि वो राम मंदिर को आगे लेकर आ रहे हैं या कास्टिज्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो बीजेपी हमेशा ही सही, शुरू से ही बीजेपी अपने आप को एक हिंदूवादी पार्टी कहलवाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी और धर्मों का मान सम्मान नहीं करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ हरियाणा की, इस वक्त हरियाणा के चुनावों की बात करें तो इस वक्त 3 सीटों से सिर्फ बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीटों से बीजेपी, मैं आपको बताना चाहूंगा, करनाल से, एक रोहतक से, और एक तीसरी सीट हमारी जो है
भिवानी से राव इंद्रजीत जी जो है वो आगे चल रहे हैं और बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। और देखिए कब तक धुरंधर हैं दोनों पलड़े, कभी इधर का भारी कभी इधर का भारी, कभी इधर से बाण चलते हैं कभी इधर से बाण चलते हैं। बिल्कुल, अभी तो शुरुआती रुझान है, हाँ, कुछ कहना क्लियर नहीं होगा। अभी बैलेट्स पेपर ओपन हुए हैं, ईवीएम का पहला राउंड चल रहा है। जैसे जैसे मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये आंकड़े शहरों की तरफ जाएंगे, हाँ, वहां पर बीजेपी बढ़त बना सकती है। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, इनको आप फाइनलाइज मत समझिए। और फिलहाल का ये न्यूज है, हरियाणा में 3 सीटों पर बीजेपी आगे है और 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन या हम। और एक और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, हाँ, सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा जी 13,000 वोटों से आगे चल रही है। ये बहुत बड़ी लीड मानी जाएगी शुरुआती रुझानों में। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, शुरुआती रुझानों में शुरू से ही सुबह से ही शैलजा जी की लीड बनी हुई है। मुझे नहीं लगता कि बहुत, जिस प्रकार सर्वे हुए हैं, जिस प्रकार हमारे जो सूत्रों के अनुसार जो खबरें आई हैं कि ये जो कंवर जी है वो अपनी सीट इस बार लगता नहीं कि बहुत टेढ़ी खीर है उनके लिए शैलजा जी को हराना या शैलजा जी के आगे टिक पाना। तो अब की बार जैसा नारा दिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, अब की बार 400 पार, तो क्या वो एक लॉजिकल नारा था या एक इमेज क्रिएट करने का नारा था? कैसे आप देखेंगे? इमेज क्रिएट करने का ही कह सकते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि क्या होता है कि अपने पक्ष को कोई भी कमजोर नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फैक्टर जो है वो चलता सिर्फ मोदी फैक्टर ही है। और जो, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो हमारी जो बीजेपी सरकार है उसके पास अच्छे कैंडिडेट भी नहीं थे। क्योंकि कहा जाए, क्योंकि जो ये हमारे तंवर जी को ही लगा के देख लीजिए कि खड़े पैर इन्होंने सीट दी है। और ऐसे ही विधानसभा के अंदर भी इन्होंने किया। फतेहाबाद सीट जो थी हमारी, वो टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट ही ये सीट दे देते हैं। तो उससे भी कुछ कार्यकर्ता नाराज रहते हैं हमारे। जैसे आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले ही, 2 दिन पहले की बात ही है, जब हमारे जो सीएम नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग के दौरान भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की खिंचाई की। कुछ कार्यकर्ता जो नाराज थे, जो और एक और हॉट न्यूज निकल कर आ रही है, गुड़गांवा जो एक बड़ी सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की, वहां से भी राव इंद्रजीत जो मंत्री रह चुके हैं, वो 13,500 सीट से राज बब्बर जी आगे चल रहे हैं। हाँ। राव इंद्रजीत जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो 13,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या लग रहा है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, क्या इस बार मूड बदलने का, उनका मूड बदलने का वो है? मूड क्या? तो वो देखो जी, पूरा हरियाणा ही मूड बदलने के मन में है। मन तो बनाए हुए है, लेकिन देखो क्या होता है, भविष्य के गर्भ में क्या है, आंकड़े बताएंगे कि आगे क्या होता है। ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में कौन जीतता है कौन हारता है। अभी तो कभी वो पलड़ा भारी जा रहा है, कभी वो पलड़ा भारी जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में हम अभी से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। हाँ, पहले की स्थिति के दौरान को देखा जाए तो कांग्रेस अब इस बार स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तकरीबन 10-11 बजे हमें कुछ स्थितियां क्लियर होने लग जाएंगी। एक आपसे मेरा जो सवाल ये है कि ये जो किसान आंदोलन हुआ था, जो पिछले टर्म में किसान आंदोलन हुआ है, क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के हार का, खासकर हरियाणा और पंजाब में? हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि टोटली हम इसको नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा श्रेय हम किसानों को ही दें। ऐसा नहीं है। बीजेपी की खुद की कुछ नीतियां भी ऐसी थी जिसके कारण आम जन भी परेशान थे, और हर लोग खुश भी नहीं होते। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा जो लोग परेशान होते हैं वो सत्ता पक्ष से ही होते हैं। बिल्कुल, विपक्ष से कोई भी नाराज नहीं होता, क्योंकि विपक्ष के पास कुछ होता भी नहीं। एंटी कंबेंसी जरूर 10 साल से अगर कोई सरकार, बिल्कुल 10 साल से स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो लोगों का नाराज होना कहीं ना कहीं लाजमी है। आप सभी को, और बदलाव देखिए हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि थोड़ा सा बदलाव हो, क्या पता आने वाला इंसान कुछ और अच्छा कर जाए, आने वाली सरकार क्या पता कुछ हमारे लिए कुछ और। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं जो होती है वो बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती है कभी भी। बिल्कुल। तो शुरुआत के दौरान जैसे रुझान आपको पता लग ही रहे हैं, साथ ही साथ कैसे आ रहे हैं। हमारे जो कैमरामैन हमारे साथ राहुल जी हैं, वो भी अपने रुझान देते जा रहे हैं। बार बार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है उनसे भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं। शैलजा जी 12,000 वोटों से आगे हो गई हैं। 12,000। तो ये जो ये गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। हर राउंड के बाद अशोक जी
और अगर हम सिर्फ अभी हम फिलहाल सिरसा लोकसभा सीट की सिरसा बात लोकसभा सीट की बात करें तो अशोक तंवर जी की जो पर्सनल लाइफ के बारे में ओके ओके शुरुआत करते हैं, ठीक तो है। उनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या नॉलेज है, क्योंकि हमारे जो दर्शक जो होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो कैंडिडेट हमने चुना है बिल्कुल बिल्कुल उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो रहता कहाँ है, वो बिल्कुल। करता क्या है, कहाँ से आया है। हाँ, तो थोड़ा सा उनको मैं आपके दौरान बिल्कुल आप थोड़ा सा भी आप हमारे दर्शकों को इस बात जानकारी दीजिए कि अशोक तंवर जी, अगर हम उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जी। डॉक्टरेट की डिग्री है उनके पास, ठीक है। तकरीबन 50 साल की एज है उनकी। और अगर उन्होंने जो हल्फनामा हमारा हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं उसके अनुसार उनकी टोटल एसेट 6 करोड़ के लगभग है। अच्छा। इसी के साथ अगर हम शैलजा जी की बात करें, उनकी क्वालिफिकेशन भी डॉक्टरेट की है और वो नो डाउट अशोक जी से बड़ी हैं, 61 साल की हैं। और उनकी अगर टोटल एसेट के बात करें तो 62 करोड़ के नियर अबाउट उन्होंने जो हल्फनामा दिया है इलेक्शन कमीशन के, उस डाटा के अनुसार ये उनका है। दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें, शैलजा जी 2 बार सिरसा लोकसभा सीट से ही सांसद रह चुकी हैं। अशोक जी की बात करें, वो भी एक बार सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन तब वो कांग्रेस तरफ से पार्टी में लड़े थे। थे। बिल्कुल। और शैलजा जी भी कांग्रेस की तरफ से ही 2 बार सांसद रह चुकी हैं। वो अब की बार तीसरी बार भी कांग्रेस से ही। तीसरी बार भी कांग्रेस की तरफ से। तो ये जो प्लस पॉइंट है शैलजा जी का कि वो एक बहुत पुरानी और कर्मठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से एक ही पार्टी से जुड़ी हैं। लेकिन अगर अशोक जी पे जो दाग लगे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है उनके पीछे रहने का कि वो उन्होंने जो दल बदले हैं फ्रीक्वेंटली दल बदले हैं। तो हो सकता है लोगों के जहन में ये रहो कि क्या पता कल को ये किसी और पार्टी में चले जाएं। तो ये एक जो मुझे लग रहा है एज ए रिपोर्टर मेन फैक्टर हो सकता है अशोक जी का शैलजा जी से पीछे रहना। अगर हम अदर कैंडिडेट्स की बात करें, उनका मुझे नहीं लग रहा वो फाइट में भी थे या वो फाइट भी करना चाहते थे, ऐसा कोई रुझान नहीं लग रहा है। तो ये था हमारा सिरसा लोकसभा सीट का बिल्कुल विवरण। तो दर्शकों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक बार फिर रुझान आ रहे हैं सीधे हमारे करनाल सीट से। मनोहर लाल जी अभी भी सीटों से पीछे चल रहे हैं, अभी भी बहुत से वोटों से पीछे चल रहे हैं। उनका कवरेज पता नहीं कब तक कवर कर पाते हैं, अभी वो बहुत पीछे चल रहे हैं। एक और अपडेट आई है अंबाला से हमारे वरुण चौधरी जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो तकरीबन 6500 वोटों से आगे निकल चुके हैं। तो कांग्रेस लगातार हरियाणा के अंदर अपनी हर सीट पर बढ़त बना रही है और ये आंकड़े रियल में कितने कन्वर्ट होंगे ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तकरीबन 11 बजे तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े गैप्स को काटना पॉसिबल नहीं होता है विपक्षी पार्टी के लिए। तो कहीं ना कहीं एंटी कंपेंसी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, कहीं ना कहीं हमारे महिला पहलवानों का जो वो एक्शन था, उसे भी भूल नहीं पा रहे हैं हम, इसको भी भूल नहीं पा रहे हैं। आरोप तय हो चुके हैं। और शैलजा जी, मैं फिर से बताना चाहूंगा, शैलजा जी पहले 12,000 वोटों से आगे थी और अब तकरीबन 17,500 वोटों से आगे चल रही है। बहुत बड़ी बढ़त है ये। और तो कहीं ऐसा लग रहा है मुझे तो कि ईवीएम कनेक्ट हो रही है और शैलजा जी को वोट जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा आपको? कहीं ऐसा क्या लोगों के मन में जो वहम था जहन में, जैसे कि कल ही कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग बुलाकर अपने जितने भी इनके समर्थक थे या जितने भी इनके जो कैंडिडेट उनको बुला के स्पेशल हिदायत दी थी कि आप गड़बड़ी नहीं होने देना कहीं पर भी। और उसके ऊपर सभी पैनी नजर रखे भी हुए हैं। आज हमारे कैमरामैन जो है और हमारी जो टीम है वो भी लगातार लगी हुई है इस चीज के अंदर। बिल्कुल। और जो 2 बार पिछले इलेक्शन के अंदर जो दाग लगाए गए ईवीएम के ऊपर, अब की बार शायद लग रहा है कि अब क्या पता वो धुल जाए। अगर शैलजा जी जीती हैं तो ईवीएम से दाग धुल जाएंगे। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एज ए रिपोर्टर, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, छेड़खानी हो सकती है, पर इतना सेफ
अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हर जगह पे नहीं हो सकता। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इस बार बिल्कुल निष्पक्ष उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। 7 चरणों में वोटिंग हुई, कोई इतना बड़ा हू हल्ला नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके मैं से। आपकी बात को बीच में काटता हूँ और एक नरेंद्र मोदी जी की जो बनारस से हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 6500 वोटों से नीचे जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी खबर है आज की ब्रेकिंग न्यूज जो है, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, और एक ऐसा चमकता चेहरा है जो जिसने हमारे देश की काया पलट के रख दी, वो खुद आज 6500 वोटों का हर्जाना भर रहे हैं, 6500 वोटों से नीचे जा रहे हैं शुरुआती रुझानों के अंदर। कहीं ना कहीं बीजेपी की देखा जाए तो ये सत्ता पक्ष की हार, जिस नाम से, हाँ जिस नाम से बीजेपी से, तो बीजेपी ने मोदी को ही हाईलाइट किया, मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक अपना एज ए प्रोडक्ट जो शो किया। क्या ये आंकड़े कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि वो खुद ही इस वक्त मानते हैं शुरुआती रुझान है, फाइनल रुझान नहीं है, फिर भी 6500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उनके जो प्रतिनिधि हैं अजय राय, वो आगे चल रहे हैं। तो कैसे देखेंगे सर आप इसको? क्या कुछ दुनिया बदलाव की तरफ जा रहा है? बदलाव की तरफ भारत जा रहा है, लेकिन दुनिया जागरूक हो चुकी है। अब वो काम मांगती है, वो कहती है कि हमें जो आपने किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो हमारे लिए पूर्ण नहीं है, कुछ उनमें और बदलाव लाइए। अब एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मनोहर लाल खट्टर जो करनाल सीट से हैं वो बीजेपी में आगे हो चुके हैं। उन्होंने कुछ वोटों पर बढ़त बना ली है। देखिए अब धीरे धीरे आगे क्या होता है। तो इसी के साथ अगली सीट के लिए हम, और एक बड़ी दुखद ही कहूंगा, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी हैं, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की तो बात कर ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ एक टाइम में इनेलो जो एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय पार्टी होती थी हमारे हरियाणा में, और उससे जो एक निकली पार्टी जेजेपी, अगर अभी तक की हम बात करें हिसार लोकसभा सीट की, बड़ा ही 4 तरफा मुकाबला था। रंजीत चौटाला जो बीजेपी के से लड़ रहे थे, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, और हमारे जेपी जयप्रकाश, जो हमारा पूरा चौटाला परिवार ही छाया हुआ था। इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों को अब तक 100 वोट भी नहीं मिल पाए। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम तक की कवरेज जो हमारे जो सूत्र बैठे हैं हिसार के अंदर, वो बता रहे हैं कि इस वक्त तक वो 100 वोटों पर भी बढ़त नहीं बना चुके हैं। तो कितनी दर्दनीय इनकी स्थिति है इस वक्त। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जब बात लोकसभा सीट्स की होती है तो ये क्षेत्रीय पार्टियां का फैक्टर होता है या नहीं होता है, या ये सिर्फ विधानसभा में ही अपना परचम लहराती हैं? आपका क्या मानना है? ये लोगों की क्या थॉट प्रोसेस होता है? पिछली बार को अगर देखा जाए तो पिछली बार हमारे दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने बहुत, जेजेपी पार्टी से थे, उन प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़त बनाई और वो जीत कर भी गए, और उन्होंने बहुत से पक्ष भी उठाए और वो कैंडिडेट भी बने। बिल्कुल। और हमारे वाइस सीएम भी रहे। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑल ओवर देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों में कोई ज्यादा महत्व रहता है। हाँ। फिलहाल हिसार लोकसभा सीट से चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, वो इस वक्त एक लिटिल मार्जिन के साथ 3500 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। इनेलो और जेजेपी का हाल हम आपको बता ही चुके हैं कि वो अभी तक 100 वोट हासिल करने के भी काबिल नहीं हो पाए हैं। हाँ। जनता ने क्या बिल्कुल नकार दिया है इन क्षेत्रीय पार्टियों को, या इनके कार्य प्रणाली ऐसे रही है? क्या ये लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, या इन्होंने फाइट ही नहीं की? काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम सिरसा लोकसभा सीट में, मैंने जगह जगह सर्वे किया, तो अगर मैं देखूं तो उन्होंने सिर्फ अपने डमी कैंडिडेट्स खड़े करे हैं। दे आर नॉट फाइटिंग हियर, दे जस्ट वांट टू कि यस वी हैव ए कैंडिडेट हियर। तो काफी नो डाउट सिर्फ 2 पार्टी के अंदर मुकाबला है हरियाणा के अंदर। बीजेपी जो हम एनडीए बोल सकते हैं, हाँ। कांग्रेस जिसे हम इंडिया गठबंधन। कुरुक्षेत्र से भी काफी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं सुशील गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो ये रुझान धीरे धीरे बदलेंगे, धीरे धीरे इनके अंदर, लेकिन फिर भी एक
जो ऑल स्थिति ओवर जो स्थिति एग्जिट पोल दिखा रही थी पोल दिखा रही थी उससे बिल्कुल उलट है। अपोजिट आ रही है बिल्कुल। एग्जिट पोल हाँ, ने और हरियाणा के अंदर अब भी जो स्थिति चल रही है, अभी भी बिल्कुल। 3 सीटों पर ही बढ़त जो है बीजेपी बनाई हुई है, लेकिन और कांग्रेस एग्जिट जो है पोल ने 7 सीटों पर आगे बीजेपी को 7 सीटें दी थी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें दी 3 थी, सीटें। लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल उलट आ रहे हैं। एग्जिट पोल का क्या था कि एग्जिट पोल क्या पता, कई लोगों का ये भी मानना था कि एग्जिट पोल जो है वो एक दबाव के कारण बनाए गए। दबाव के कारण भी कैसे था कि राजस्थान के अंदर टोटल 25 सीटें, ओके 25 सीटें होने के बावजूद जो एग्जिट पोल हमारा दिखा रहा है वहां की 33 सीटें दिखा रहा है, और बिल्कुल 33 सीटों पर बीजेपी की जीत दिखा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या हो सकता है, ये क्या फैक्टर? सर एग्जिट पोल का जो सैंपल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। आप उस सैंपल से पूरी लोकसभा सीट का रिजल्ट निकाल दें, मैं नहीं मानता। ठीक है, उनके इंटरनल सर्वेज होते हैं, उनके इंटरनल बातें होती हैं, लेकिन जो उनका सैंपल होता है वो कुछ, अगर हम सिरसा लोकसभा सीट की बात करें, तकरीबन 20 लाख वोटर्स है। अगर आप 1000 वोटर से पूछ के शैलजा जी को जिता रहे हो या अशोक जी को जिता रहे हो, तो वो सैंपल फेल है। सैंपल कम से कम 10,000 20,000 लोगों का होना चाहिए, तब हम एक स्थिति पे पहुंच सकते हैं। तो एग्जिट पोल्स सिर्फ एक भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं, एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए होते हैं, इसके अलावा एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूंगा और हमारे दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि अब हमारा जो चुनावी दंगल का पहला जो दौर था उसे हम यहीं एक बार विश्राम देते हैं, और दूसरे दौर के अंदर हम बहुत जल्द नए रुझानों के साथ आपसे मिलने आते हैं। और इतने तक आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। चंद ही मिनटों में हम आपके बीच दोबारा लौट रहे हैं नए रुझानों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम।